यस दोस्तों, वेलकम बैक। मैं फिर से प्रज्वल भावसार आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, मैं आप सभी के बिहाफ में डॉक्टर मानसी मैम इनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मानसी मैम। हेलो, नमस्कार। यस मैम, वेलकम। यस। आज का सेशन हम लोग स्किन और समर्स और रुद्रांग के जो प्रोडक्ट्स है स्किन के लिए उसके ऊपर लेने वाले हैं। तो ज्यादा देर में नहीं गवाऊंगी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन से इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ। आज हम लोग मंजिष्ठा, नीम, खदीर और गौमूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी प्रोडक्ट स्किन के ऊपर और साथ ही में अपने सिस्टम के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब जानकारी आज के सेशन में हम लोग लेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रहेगा। मैम ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपका स्क्रीन थोड़ा नीचे ले सकते हैं? बिकॉज आप विजिबल नहीं हो रहे हो प्रॉपर। एक मिनट। ओके। यस नाउ ओके, प्लीज कंटिन्यू करिए मैम। अभी दिख रहा है ना भाई? हाँ। यस यस यस। ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट जो है मंजिष्ठा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि समर्स जब चल रहा है अभी, तो समर्स में क्या होता है, जनरली जो सनरेज रहते हैं वो सनरेज हमारी स्किन के ऊपर आने से पहले एटमॉस्फेयर से फिल्टर होके आते हैं। ठीक है। तो वो उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो हमेशा इतनी तेज नहीं रहती जितनी कि वो समर्स में रहती है। तो वो स्किन को ज्यादा जलाते हैं, इसलिए सनबर्न की वगैरह परेशानियां ज्यादा होती है। आपकी स्किन ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होने वाला ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। कुछ भी आपको बॉडी को अफेक्ट करने वाला है तो सबसे पहले वो स्किन को अफेक्ट करता है, उसके बाद बॉडी को अफेक्ट करता है। स्किन जो है वो सनरेज को एब्सॉर्ब कर लेती है और वहां पे ही लॉक करती है, इसीलिए अंदर बॉडी को इतनी इंटेंसिटी नहीं पहुंच पाती। बाहर से ही वो ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी निगेटिव इफेक्ट है वो एब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा डैमेज होती है। इसीलिए समर्स में स्किन की ज्यादा से ज्यादा केयर लेना जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हो जाती है सनरेज की वजह से, एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रखिए। डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए। शरबत वगैरह ऐसी चीजें चीजें खाने में रखिए, पीने में रखिए। छाछ खाने में रखिए। ठंडी चीजें जो है बॉडी के लिए वो खाने में जैसे खस वगैरह रहता है, ये भी खाने में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सलाड्स लीजिए, जिससे कि बॉडी ठंडी रहे और आपको हीट की परेशानियां ना हो। समर्स में ज्यादातर कौन से विकार आपको हो सकते हैं स्किन के, तो ये है खुजली होना, रेड रैश होना, सनबर्न होना, टैन होना, या फिर फुंसिया आना, ईचिंग होना, सब बॉडी पे रेड कलर के छोटे छोटे फफूले आना, पिंपल्स का प्रॉब्लम होना, डैंड्रफ होना, स्किन ड्राई हो जाना, पैरों का फटना, हाथों का फटना, लिप्स का फटना, ये सब चीजें गर्मी की वजह से होती है। जैसे बाहर गर्मी बढ़ती है, बॉडी के अंदर भी गर्मी बढ़ती है। तो ये गर्मी को काउंटर करने के लिए ये सब चीजें बॉडी में हो जाती है। ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो बॉडी को ये रिएक्शन होती है बॉडी की कि आपको बताने के लिए हमारे बॉडी की गर्मी बढ़ रही है, कुछ करो उसके लिए। इसीलिए स्किन आपको वो रिएक्शन देती है, ये अलार्म देती है, अलार्म बजाती है। वो अलार्म को अगर आप अनदेखा करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है बॉडी में भी अंदर पे। इसीलिए इन चीजों को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, लेप लगाओ, ठंडी चीजें खाओ और हाइड्रेटेड रहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज, धूप में अगर जाना है तो सब स्कार्फ वगैरह पहन के जाओ, बॉडी फुल कवर करके जाओ। साथ ही में अभी पेट में कौन सी दवाई है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्किन का ये प्रॉब्लम आपको उभर सकता है।
समर्स में ऐसे नहीं, कभी भी आप ये यूज कर सकते हो, पर ज्यादा से ज्यादा मंजिष्ठा, नीम और खदीर, ये 3 चीजें समर्स में यूज हो सकती है। सबसे पहले हम लोग मंजिष्ठा के बारे में जानेंगे। मंजिष्ठा क्या है? मंजिष्ठा एक प्रकार का वनस्पति है जो आपको जनरली साउथ इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? मंजिस्टिन उसमें रहता है। वो मंजिस्टिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें ट्रैंकिनॉन्स रहते हैं, फाइटोकेमिकल्स रहते हैं। फाइटोकेमिकल्स यानी क्या? तो कलरिंग एजेंट, मंजिष्ठा रेड कलर की रहती है, एकदम लाल रंग रहता है उसमें। वो जो फाइटोकेमिकल रहता है, ये एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में ये जो शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो समर्स में वगैरह हमारे बॉडी का जो वेर एंड टेयर होता है, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो वो ज्यादा मात्रा में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम मंजिष्ठा करता है। मंजिष्ठा बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी अच्छे से करता है, क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफायर है। ये आपकी बॉडी का जो फंक्शन है, इसको स्मूथ करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, और यानी कि जो बॉडी में, ब्लड में जो कुछ भी पॉइजनस एलिमेंट्स है, वो कम करता है। यूरिन फीसेस के मार्फत उसको बाहर निकाल देता है, ब्लड को अच्छा बनाता है, ठंडा बनाता है। साथ ही में ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है। एंटी इंफ्लामेटरी यानी क्या? कि शरीर की सूजन को कम कर देता है। जहां पे भी अगर कुछ लगा है, कुछ वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई है लगने की वजह से, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और वहां पे सूदिंग इफेक्ट लाने के लिए मंजिष्ठा हेल्प करता है। साथ ही में मंजिष्ठा एंटी माइक्रोबियल भी है। एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, वो माइक्रोब यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, उन इन्फेक्शन को कम करने का काम भी मंजिष्ठा अच्छे से करती है। ये न्यूरोप्रोटेक्टिव भी कही जाती है। न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए मंजिष्ठा का अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स के ऊपर काम करती है। इसमें कोलेस्टेरॉल को कम करने वाले भी घटक मौजूद होते हैं मंजिष्ठा में। इसी वजह से ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी साबित हुई है। यानी वो आपके कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है। बीपी को भी रेगुलर करने में मंजिष्ठा हेल्प करती है। मंजिष्ठा एंटी कैंसरस भी है। एंटी कैंसरस यानी कि आपके शरीर में जो कैंसर पैदा करने वाले द्रव्य है, उसको कम करने के लिए मंजिष्ठा हेल्पफुल रहती है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो इसको ये कम करती है। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, आपका पेट साफ करेगी, और जिसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की लेवल कम हो जाएगी। और आपका स्किन का प्रॉब्लम जो टॉक्सिन की वजह से है, अगर वो टॉक्सिन्स की वजह से है, तो मंजिष्ठा के यूज से वो कम हो जाएगा। इसको रक्त शोधक कहते, रक्त शोधक कहते हैं, रक्त प्रसादक कहते हैं, आमहर कहते हैं। साथ ही में पावर हाउस ऑफ स्किन हेल्थ ऐसे भी मंजिष्ठा को कहा जाता है। अगर स्कार है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, इन सभी में मंजिष्ठा का अगर लेप यूज किए तो उससे बहुत फायदा होता है। ऐसे ये मंजिष्ठा इसका टैबलेट फॉर्म में रुद्रांग में है, जो आप सुबह और शाम एक एक टैबलेट ले सकते हो अगर स्किन का कोई इश्यू है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नीम। नीम जो है, आपको सभी को पता है, नीम पेस्टिसाइड कहा जाता है। नीम के पत्ते अगर हम लोग कहीं किसी को अगर चिकन पॉक्स वगैरह है, तो उसको अगर नीम के पत्ते के ऊपर सुला दिया जाए, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि नीम के पत्तों में मौजूद जो लिम्बोडिन नाम का कंटेंट रहता है, वो लिम्बोडिन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल काम करता है। यानी जो माइक्रोब्स बॉडी में पनपते हैं,
उनको माइक्रोब्स को कम करने का काम ये निम्बोडिन करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। साथ ही में स्किन के ऊपर अगर वुंड है, इन्फेक्शन है, कटा हुआ है, फंगल इन्फेक्शन, ज्यादातर मैं कहूंगी फंगल इन्फेक्शन है, उसमें अगर नीम का यूज किया जाए, नीम के ऑयल का, तो उससे वो कम होने में हेल्प होता है। ये नीम जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। यह वही करता है कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो जो अक्यूमुलेट होके झुर्रियां आना, रिंकल्स आना, स्किन लूज हो जाना, ये सब एजिंग के साइंस है। तो एजिंग के साइंस को ये कम कर देता है। ये एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी मलेरियल भी है, यानी मलेरिया जैसी बीमारियों को भी ये कम करने में हेल्प करता है। साथ ही में अगर गम डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल कैरीज है, यानी दांत में अगर कुछ ये हो गया है, जंतु हो गए हैं, तो उनको कम करने के लिए भी नीम का फायदा होता है। नीम ब्लड की शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर ब्लड शुगर ज्यादा है तो उसको कम करने में भी नीम का फायदा होता है। नीम जनरली एंटी कैंसरस भी होता है। एंटी कैंसरस यानी क्या होता है, अगर शरीर में आपके कहीं ट्यूमर हो बढ़ रहा है, यानी गांठ बन रही है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, यानी कि जो ट्यूमर बनाने वाला जीन है उसको सप्रेस करना जरूरी होता है। तो वो सप्रेशन के लिए नीम का फायदा होता है। ये साथ ही में जो साइटोकाइनिन पाथवे है इसको भी ब्लॉक करता है। साइटोकाइनिन पाथवे यानी कि जो इन्फेक्शन या ट्यूमर बढ़ रहा है कैंसर का, जिसकी वजह से अंदर शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम भी नीम अच्छे से करता है। नीम एंजियोजेनेसिस को रोकता है। एंजियोजेनेसिस यानी क्या, कि ब्लड सप्लाई, ट्यूमर टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई होता है जिसकी वजह से वो ट्यूमर का सेल बढ़ता है, ठीक है। अगर ट्यूमर टिश्यू को ब्लड सप्लाई ही नहीं प्रोवाइड किया जाए तो वो मर जाएगा। तो वो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने का काम भी नीम से होता है। जनरली प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। ये नेफ्रो जो नेफ्रोटॉक्सिक, यानी आपकी किडनी को जो डैमेज होता है, तो किडनी डैमेज होने के बाद किडनी काम करना कम करती है, तो ये एंटी नेफ्रोटॉक्सिक भी है, यानी आपकी किडनी की सेल्स को ठीक करके उसको काम करने के लिए मजबूर करता है। यानी वहां पे अगर कुछ सडन है, नेक्रोसिस है, तो उसको कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। ये हिपैटो प्रोटेक्टिव भी है, यानी आपके लीवर को प्रोटेक्शन भी देती है। ये साथ ही में न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है, यानी आपके ब्रेन के सेल्स को भी प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सबसे बढ़िया काम इसका ये कृमिघ्न काया कहा गया है, यानी आपके पेट में या फिर कुछ जख्म हो गया है, वहां कीड़े हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो उसको कम करने का काम भी ये अच्छे से करते हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी लीवर की सेल्स को अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो वो नेक्रोसिस को कम करने का काम भी नीम अच्छे से करता है। यानी नीम एक बार वापस हम रिवाइज करेंगे। नीम एंटी नेफ्रोटिक है, साथ ही में हिपैटोप्रोटेक्टिव है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फंगल इन्फेक्शन को कम कर सकता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है ये, साथ ही में एंटी कैंसरस भी कहा जाता है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है। ऐसे सभी इसके गुण एक नीम में पाए जाते हैं। तो नीम के सेवन से जनरली आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसका डोसेज वही है, एक सुबह एक शाम खाने के बाद टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हो। इसको समझ में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी, हम सभी के घर में हल्दी पाई जाती है। हल्दी अलग अलग प्रकार की रहती है, दारू हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, प्लेन हरिद्रा। तो जनरली सभी हरिद्रा यानी हल्दी में, टर्मरिक में एक ही प्रकार के आसपास गुण पाए जाते हैं। ये स्किन और जनरली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो करक्यूमिन
कर्क्यूमिन नाम का एक कंटेंट रहता है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को अच्छा बनाता है, शुद्ध बनाता है, और साथ ही में ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको कम कर देता है। आपको सभी को पता है, अगर कहीं कट जाता है, लग जाता है, तो हल्दी डालने से वहां का खून रुक जाता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता है, अगर हल्दी से वहां पे हम लोग हल्दी लगने के बाद वहां पे भर दिए तो। ऐसे इसमें हल्दी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल ऐसी भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सर्दी खांसी जुकाम, इसमें भी हल्दी का अगर काढ़ा पिया जाए या हल्दी ली जाए तो सर्दी जुकाम जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, क्योंकि वही उसी में जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो सर्दी जुकाम खांसी इसको कम करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। ये डाइजेशन को अच्छा करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छा होने की वजह से, पेट साफ होने की वजह से भूख भी अच्छे से लगती है और ब्लड भी प्यूरिफाई होता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स है वो मल के स्वरूप से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये लीवर के फंक्शन को भी अच्छे से इम्प्रूव करती है। अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से पेन है तो उसको कम करने में भी हल्दी से फायदा होता है। साथ ही में ये किडनी डिसीज में भी हल्दी का बहुत अच्छे से उपयोग होता है, क्योंकि किडनी में अगर नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस यानी सड़न हो रही है, तो सड़न को कम करने का काम हल्दी से होता है। और हल्दी में एंटी अर्थरेटिक प्रॉपर्टी रहती है। ये जो साइटोकाइनिन्स रहते हैं, एक प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं या फिर हिस्टामिन्स रहते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल, एक द्रव्य कह सकते हैं आप लोग। वो द्रव्य आपके स्किन के जॉइंट में जाके जॉइंट के वहां पे सूजन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो सूजन जो है उसको कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स की जरूरत रहती है, यानी उसके अपोजिट काम करने वाले कंटेंट को, यानी ये कंटेंट बढ़ा है तो उसको कम करने के लिए उसको काउंटर देने की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जैसे आग बढ़ी है तो वहां पे ठंडा पानी डालोगे तो आग कम हो जाएगी, वैसे ही है ये ना। इसमें जो प्रॉपर्टी रहती है करक्यूमिन में, वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, यानी सूजन क्रिएट करने वाले जो कंटेंट है उसको कम करने की प्रॉपर्टीज इसमें रहती है। इसमें टीएनएफ नाम का एक फैक्टर रहता है, ये जो सूजन है वो सूजन को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। शायद साथ ही में शरीर में कहीं भी सूजन हो तो वो सूजन को कम करने का काम टर्मरिक करती है, वही उसके करक्यूमिन और टीएनएफ फैक्टर की वजह से। जो शरीर में सूजन बढ़ाने वाला कंटेंट है उसके अपोजिट काम करके वो सूजन को कम कर देता है, और साथ ही में ब्लड में बढ़े हुए टॉक्सिक मटेरियल को कम करके, ब्लड को प्यूरिफाई करके स्किन में फायदा देता है। इसीलिए पिंपल्स, एक्ने, स्कार, इसमें अगर हल्दी का क्रीम हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से हल्दी चंदन के गुण की वजह से पिंपल्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी ये हल्दी रेगुलर लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इम्यूनो बूस्टर भी है हल्दी, क्योंकि आपको सर्दी खांसी ऐसी बीमारियों से ये दूर रखती है। साथ ही में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपको कैंसर वगैरह ये चीजों से दूर रखने में हेल्प करती है। साथ ही में आपके बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है, नेक्रोसिस है, उसको कम करने में हेल्प करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। हल्दी का ये जो डोज है टर्मरिक का, एक सुबह एक शाम खाने के बाद आप ले सकते हो। ये गर्मी में भी चलती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है खदीर। खदीर जो है, खदीर स्किन के लिए खदीर भी श्रेष्ठ कहा गया है। खदीर कुष्ठहरी, कुष्ठग्न ऐसे खदीर को कहा जाता है। कुष्ठहरी, कुष्ठहरी यानी स्किन को कोई भी डिसीज होता है तो आयुर्वेद में स्किन के डिसीज को कुष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो वो कुष्ठ को हरने वाला, दूर लेके जाने वाला, इसीलिए वो कुष्ठहारी ऐसे कहा जाता है खदीर को। शरीर हमारा जो बना है वो तीन दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ।
अगर ये तीन दोषों का बैलेंस ठीक से है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली आपके पेट को अमाशय कहा जाता है आयुर्वेद में। वो अमाशय में पित्त और कफ अगर बढ़ जाता है, ठीक है, जो रेगुलर उसका मात्रा है उससे ज्यादा बढ़ जाता है पित्त और कफ, तो वो दोष पूरे बॉडी में फैल जाता है ब्लड के मार्फत। ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाता है पित्त और कफ, एक्सेसिव पित्त और कफ, और फिर ब्लड के थ्रू वो स्किन के यहाँ तक भी जाता है और स्किन डिसीज की शुरुआत करता है। तो कुछ भी स्किन डिसीज है तो वो कफ और पित्त की डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो कफ और पित्त को कम करने वाला और वात को रेगुलेट करने वाला ऐसा कुछ जो भी मेडिसिन है वो आपको स्किन के डिसीज में फायदा देता है। तो खदीर में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। खदीर जो है वो वात और पित्त और कफ दोनों को कम कर देता है, आमाशय से स्टूल्स के थ्रू बाहर निकाल देता है, मोशंस के थ्रू बाहर निकाल देता है और पेट को क्लीन रखता है, जिसकी वजह से दोष बैलेंस हो जाते हैं। ब्लड में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ गई है, यानी ब्लड में जो विषाक्त द्रव्य है जिसे हम कफ पित्त कहते हैं, तो वो विषाक्त द्रव्य कम हो जाते हैं, खून प्यूरिफाई हो जाता है और स्किन अच्छा होने में फायदा होता है। जनरली आजकल हम जो डाइट लेते हैं आजकल, फास्ट फूड, जंक फूड, तला हुआ मसाले वाला बाहर का खाना, ज्यादा खट्टा चीज खाना या फिर बासी खाना, ब्रेड मैदा जैसी चीजें चीजें खाना, इसकी वजह से ही आपके खून में कफ पित्त दोष बढ़ता ही है, आपके अमाशय में कफ पित्त बढ़ता ही है। और ये सब टॉक्सिन्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर स्किन के ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके लीवर, आपके पेट, आपको गैसेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगा, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए खान पान पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में तो आपका वैसे भी डाइजेशन स्लो होता है, क्योंकि पानी ज्यादा पिया जाता है तो उसकी वजह से भूख भी कम लगती है। भूख कम लगती है तो खाना भी कम जाता है, तो उसकी वजह से अग्नि कम रहता है पेट का। तो ऐसी वैसी चीजें खाने का मन करता है तो नहीं खाना है उस टाइम के, अगर आप खाओगे तो पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है। खदीर जो है ये शोथग्न भी है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, यानी अगर कहीं शरीर में सूजन है तो वो सूजन को कम करने का काम खदीर अच्छे से करता है। खदीर स्प्लिनोमेगाली में बहुत अच्छे से फायदा करता है। जैसे लीवर सूज जाता है, लीवर फैटी लीवर हो जाता है, लीवर की सेल्स में नेक्रोसिस हो जाता है, उसी तरह लीवर का ही एक छोटा भाई स्प्लिन अपने शरीर में रहता है, जो आपके शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया चालू करता है। ठीक है। तो वो स्प्लीन को अगर सूजन आ जाती है तो उसको कम करने में खदीर बहुत अच्छे से फायदा करता है। ठीक है। डायबिटीज के विकार में अगर ज्यादा पेशाब जाना पड़ रहा है, ज्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, तो उसको कम करने में भी खदीर फायदा देता है। खदीर शरीर में जो फैट्स रहते हैं, मेद रहता है, उसको शोषण करता है, उसको एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से चर्बी कम होती है और वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस में भी खदीर से बहुत फायदा मिलता है। खदीर बॉडी में एंटी एजिंग का काम करता है। एंटी एजिंग यानी क्या, कि एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए खदीर से बहुत फायदा होता है। जैसे फ्री रेडिकल्स को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करने की वजह से ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये आपके शरीर में एक डायबिटीज और डायबिटीज की वजह से वुंड हो जाती है, गैंग्रीन बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज गैंग्रीन, उसमें भी कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। मेद का भी शोषण करता है। जनरली ये ब्रेस्ट सीए में
या फिर प्रोस्टेट कैंसर में यूजफुल रहता है। किडनी के विकारों में भी खदीर से फायदा होता है, क्योंकि किडनी विकार में जनरली क्रिएटिनिन, यूरिया ऐसे जो कंटेंट रहते हैं वो शरीर में बाहर नहीं निकलते हैं, वो ब्लड में ही बड़े रहते हैं। तो ब्लड में वो बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो खदीर से ये ब्लड प्यूरिफाई अच्छे से होता है। इसको सिर्फ किस एचबी यानी हीमोग्लोबिन जिनका कम है उन लोगों को नहीं देना है। खदीर वो लोगों ने नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि खदीर में क्या होता है, खदीर जो फ्री आयंस एक्स्ट्रा बॉडी में है उसको कम करता है। तो जिनको ऑलरेडी एनीमिया है तो वो फ्री आयन अगर कम हो जाता है तो उनका और भी एचबी डाउन हो सकता है। इसीलिए उसको इन लोगों को जिनको एचबी कम है उनको नहीं खदीर लेना चाहिए। खदीर की जो गोली है वो एक सुबह एक शाम खाने के बाद आप ले सकते हो, जिससे आपको स्किन की डिसीज अगर है तो उसमें फायदा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गौमूत्र। गौमूत्र के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं। गौमूत्र यानी ऐसे समझ रहता है कि गाय का मूत्र जो कलेक्ट करना है और लेना है, तो ऐसे नहीं होता है। गौमूत्र लेने के बाद उसको 7 बार छानना पड़ता है। कपड़े से 7 बार छानने के बाद जो गौमूत्र बच जाता है उसको हम लोग को मेडिसिनल यूज करना होता है। वैसे के वैसे अगर लेते हो तो तकलीफ हो सकती है, इसीलिए वैसे वो नहीं लेते हैं। तो जो ये गोमूत्र का टैबलेट है वो उसी प्रकार बना हुआ है, उसको छानने के बाद इवापोरेशन के बाद ड्राइड प्रोसेस के बाद वो बना हुआ है। इसीलिए ये गोमूत्र टैबलेट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। गौमूत्र में भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, जैसे गाय की अलग अलग स्वरूप की रहती है। जैसे जर्सी गाय रहती है, विदेशी गाय रहती है, देसी गाय रहती है। तो इन सब में देसी गाय का गौमूत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसको टेस्टिंग के लिए दिया गया था। जब उसको टेस्ट करवाया तो ऐसे पता चला कि 100 से भी ज्यादा बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो सकती है। तो गौमूत्र यूज करने से बहुत सी बीमारियों में लाभ पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर स्किन डिसीज का हम लोग आज देख रहे हैं, तो स्किन डिसीज का ही ले लेते हैं कि स्किन डिसीज जनरली सल्फर अगर कम है आपकी बॉडी में तो ज्यादातर होता है। तो गौमूत्र में सल्फर की मात्रा होती है, तो गौमूत्र लेने से इसीलिए स्किन डिसीज जिनको है वो कम हो जाता है, क्योंकि सल्फर आपकी बॉडी में जाता है। जिनको एक्जिमा, सोरियासिस ऐसी बीमारियां है, ये बीमारियां गौमूत्र लेने से, क्योंकि गौमूत्र के सल्फेट कंटेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। जनरली आपको घुटने की वगैरह शिकायत है तो उसको भी गौमूत्र लेने से फायदा होता है। घुटना दर्द है, घुटना बेंड नहीं हो रहा है, पैरों में सूजन है, तो ये जो होता है ये कफ की आधिक्य की वजह से होता है, यानी कफ बढ़ने की वजह से वहां पे सूजन आता है। तो गौमूत्र में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी रहती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, सूजन को कम कर देता है। गोमूत्र का एक और बड़ा फायदा है कि गोमूत्र जो बीमारी ठीक करता है उसको वापस नहीं होने देता है, यानी कि ठीक की बीमारी और वापस 3 दिन में आ गई ऐसे नहीं होने देता है, वो जड़ से ठीक करने में हेल्प करता है। कैंसर पेशेंट में भी बाद में कैंसर कीमो वगैरह सब होने के बाद में अगर कैंसर रिलैप्स नहीं होना है ऐसे आपको लगता है तो गोमूत्र लेने से इसमें फायदा होता है। ये कैंसर से बॉडी को लड़ने में हेल्प करता है। इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक कंटेंट रहता है गौमूत्र में भी, तो वो कैंसर से लड़ने के लिए बहुत मददगार पाया जाता है। साथ ही में इसमें विटामिन ए, डी, ई और बहुत से मिनरल्स और एंजाइम्स रहते हैं जो आपके डाइजेशन को स्टिम्युलेट करते हैं। डाइजेशन को स्टिम्युलेट करने से पेट में जमा हुआ कचरा यानी मल उसको वो बाहर निकालते हैं।
और चर्बी को भी साथ में पिघलाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये दोनों चीजें होने की वजह से वेट लॉस अच्छे तरीके से होता है। गोमूत्र लेने से वजन कम होता है, वेट लॉस के लिए फायदा होता है। चर्बी और मेटाबॉलिज्म, चर्बी कम होती है और मेटाबॉलिज्म अच्छे से सुधरता है। ये जनरली पीसीओडी जो प्रॉब्लम फीमेल्स में पाई जाती है उसमें भी हेल्प करता है। डाइजेशन इंप्रूव करके, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके हार्मोन्स को वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर लीवर को सूजन है, लीवर में नेक्रोसिस हो रहा है, तो लीवर की सूजन को कम करने में भी गौमूत्र बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये किसने नहीं लेना है गोमूत्र, ये भी जानना जरूरी है। जनरली जो लोग गर्म प्रकृति के हैं, जिनकी प्रकृति गर्म है, यानी थोड़ी सी भी गर्म चीज खाए तो जिनको तकलीफ होती है, पाइल्स होता है, उन लोगों ने गौमूत्र का सेवन नहीं करना है। जिनको जनरली दस्त की बीमारी है, यानी पेट ज्यादा साफ होता है जिनको, तो उन्होंने भी गोमूत्र नहीं लेना है, क्योंकि गोमूत्र पेट साफ करता है। जैसे मैंने कहा, पेट में जमा हुआ मल जो है उसको ब्रेक करके वो लिक्विफाई करके शरीर से बाहर निकालता है। तो पहले से ही अगर दस्त की बीमारी है और आपने लिया तो प्रॉब्लम होगा। साथ ही में गर्मी के दिनों में भी गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। गोमूत्र आंतों में जमा हुआ मल को साफ करता है, जिसकी वजह से ही व्याधि कम होने में फायदा होता है। जो मल आंतों में जम जाता है जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो पेट में सड़ जाता है और उसकी वजह से गैस बनता है, टॉक्सिन्स बनता है, तो वो मल को वो शरीर से बाहर निकालने की वजह से टॉक्सिन्स और जो विषाक्त द्रव्य है वो कम होने में फायदा करते हैं। तो ये गोमूत्र किसने लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए, ये दोनों ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप गर्म प्रकृति के नहीं हैं, आपको दस्त की बीमारी नहीं है और गर्मी का सीजन नहीं है, तो आप गोमूत्र की कैप्सूल एक सुबह एक शाम ले सकते हो, पानी में घोल के उसको ले सकते हो। और फिर उसमें जो कुछ भी सल्फर या फिर करक्यूमिन, ये सब विटामिन ए डी ई मिनरल्स, ये सब जो है उसका फायदा आपको मिल सकता है। इससे 4 प्रोडक्ट्स आज हमने देखे: मंजिष्ठा, खदीर, गौमूत्र और टर्मरिक, नीम। ये सब प्रोडक्ट्स आज हमने देखे। उसका डोसेज भी मैंने बताया है, और कैसे कब लेना है और किसने नहीं लेना है ये सब भी हमने अभी बता दिया है। समर्स में क्या क्या स्किन का केयर करना है और बॉडी का कैसे केयर करना है, इस सब के बारे में भी आज हमने जानकारी ली है। अगर इसमें कोई भी परेशानी है इस लेक्चर में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू प्रज्वल सर, थैंक यू संदीप सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। यस, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। सो दोस्तों, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। आप आपके जो सवाल है वो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम हमेशा की तरह उनके ऊपर प्रॉपर जो सॉल्यूशंस हैं वो डॉक्टर मानसी मैम से कंसल्ट करके लेते हैं, राइट। सो चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। सो आपके जो सवाल है सो वन बाय वन चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आप आज का जो सेशन था स्किन हेल्थ, इसके ऊपर भी आपके जो अभिप्राय है, कैसा लगा आज का सेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वो वो भी आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट अकॉर्डिंगली हमें भी सभी को पता लगेगा एग्जैक्टली किस तरीके से बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशन से। सो चलिए मैम, क्वेश्चन आंसर सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, गोमूत्र किसी कंडीशन में नहीं लेना है, इनका किसको? मिस्टर मिस्टर संतोष साहू, इनका सवाल है गोमूत्र किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में नहीं लेना है। अगर प्रेगनेंसी है, अगर गर्मी का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, अभी समर सीजन चालू है, हिट का इशू है, तो नहीं लेना है।
दस्त का पेशेंट है तो भी नहीं लेना है। और इसका डोज किस तरीके से लेना होगा? अगर ये कुछ नहीं है, नॉर्मल लेना है आपको ठंड के सीजन में वगैरह, तो एक सुबह एक शाम आप ले सकते हो खाली पेट। ओके, सो होप मिस्टर साहू जी आपको प्रॉपर सवाल का जवाब मिल चुका है। सो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। युवराज चौहान जी इन्होंने पूछा है कि पिंपल को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इसको, पिंपल्स। पिंपल्स को। यस मैम। अच्छा, पिंपल्स मंजिष्ठा नीम का टैबलेट एक एक सुबह दोपहर शाम लेना। साथ में आप चेहरा पानी से, ठंडे पानी से दिन में 2 बार 3 बार धोना। चेहरे पे कोई भी क्रीम वीम मत लगाना। और पेट साफ रहे इस पे ध्यान देना। अगर पिंपल है तो उसको नाखून से मत फोड़ना, और बाकी कुछ भी उसके साथ अलाइड है तो उसको केयर करने की जरूरत है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है, डैंड्रफ है, तो उसको उसके हिसाब से दवाई लेना पड़ेगा। अगर ये कुछ भी नहीं है, सिंपल पिंपल्स है, तो इससे कम हो जाएंगे। ओके ओके फाइन। सो मैम नेक्स्ट सवाल है मिस्टर महेंद्र पाटिल जी इनका। पाँव में गांठ बन रही है, बहुत पेन होता है, कौन सी टैबलेट उपयोग करें? गाढ़ बन रही है उसकी वजह से पेन है, तो वो वेरिकोज हो सकता है। एक बार आप जांच कर लीजिए कि वो डीवीटी है या वेरिकोज है। उसकी टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट। वो करने से आपको पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल है गाढ़, तो कांचनार टैबलेट लेने से वो कम कम हो जाती है। एक सुबह दोपहर शाम, और मंजिष्ठा साथ में एक सुबह दोपहर शाम। ओके फाइन। सो होप मिस्टर महेंद्र पाटिल जी आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सहदेव वाघमारे उन्होंने पूछा है सवाल। मैम हल्दी में हमेशा बुखार रहता है, हड्डी में सॉरी मैम हड्डी में हमेशा बुखार रहता है, इसके लिए क्या लेना चाहिए? हड्डी में बुखार रहता है, अच्छा। गिलोय का टैबलेट लेना अच्छा काम करेगा उसमें। गिलोय एक सुबह दोपहर शाम। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नरपत सिंह इन्होंने पूछा है पाइल्स की प्रॉब्लम को कैसे क्योर करें? पाइल्स की प्रॉब्लम क्या? कैसे क्योर करें? पाइलोवैट का टैबलेट एक सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लेना। पेट साफ अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रोलैक्स भी ले लेना, रात को सोते समय आधा चम्मच। ओके होप मिस्टर नरपत सिंह जी आपको प्रॉपर जवाब मिल चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह इनसे। चेचक में क्या लेना चाहिए? चेचक? यस। चेचक मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लक्ष्मण सिंह जी आप एग्जैक्टली क्या है सवाल वो प्लीज और थोड़ा क्लियर करिए। सो उसके ऊपर और हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो तब तक मैम अगले सवाल पर हम चलते हैं। मिस्टर कपूर चंद इन्होंने सवाल पूछा है पेट, कमर और गर्दन पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने कई साल से है, वह कैसे दूर हो सकते हैं? ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप मंजिष्ठा और नीम को एक सुबह एक शाम खाने के बाद लेके देख सकते हैं। जनरली ब्लड में इम्प्योरिटीज की वजह से ये होता है, तो वही सिर्फ रीजन है, तो इससे कम हो जाएगा। ओके ओके होप मिस्टर कपूर जी आपको सवाल का जवाब मिल चुका है, सेटिस्फाइड आंसर। सो दोस्तों आप आपके सवाल और चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई इश्यूज है, कुछ सवाल है, कुछ कंसल्ट करनी है चीजें, तो चैट बॉक्स इज ओपन टू ऑल। चैट बॉक्स में पूछिए। और मीन टाइम डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी एग्जैक्टली चेचक क्या है, क्या एग्जैक्ट आपका सवाल है, वो प्लीज आप जल्द से जल्द पूछिए, सो दैट अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। और हमारे पास वक्त भी कम है बिकॉज नियर अबाउट 6:15 होने में है, तो हम वक्त का भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हैं। सो जल्द से जल्द आप आपके ओके ओके। सो मैम आई थिंक चेचक मीन्स स्किन के ऊपर वो सफेद दाग होते हैं ना, जिसे कोड कहते हैं, कोड। अच्छा, ये मराठी। ल्यूकोडर्मा क्या?
एग्जैक्टली वही हो सकता है। वही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर लक्ष्मण सिंह पूछ रहे स्मॉल पॉक्स। अच्छा, स्मॉल पॉक्स तो वैसे इरेडिकेट चिकन हो गई पॉक्स है। जिसे बोलते हैं वही होगा शायद ये। चिकन पॉक्स क्योंकि आजकल रहता है चिकन पॉक्स के लिए, तो जनरली वो बच्चों में पाया जाता है, उसके लिए दवा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नीम के पत्ते पे सुलाना है बच्चे को, और आयुर्वेदिक में वही हम लोग कहते हैं नीम के पत्ते, जब स्नान 7 दिन के बाद करना है तो नीम के पत्ते पानी में डाल के उससे स्नान करवाइए बच्चों को। अगर सीनियर्स में होते हैं तो आप मंजिष्ठा और नीम का टैबलेट दे सकते हैं, बच्चों में नहीं दे पाएंगे आप। ओके ओके फाइन। चिकन पॉक्स को क्योंकि ऐसे ये नहीं है, क्योर नहीं है ना, वायरल है वो, तो 7 दिन में अपने आप वो कम होता है। एलोपैथ भी आई गेस सिर्फ वही एंटीवायरल कुछ देता है, दिया तो जबकि ज्यादा कुछ नहीं देते वो लोग। यस यस एग्जैक्टली लक्ष्मण सिंह जी, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना उसे चिकन पॉक्स ही बोलते हैं। छोटे छोटे फोड़े आते हैं स्किन के ऊपर, पूरे शरीर पर और जलन होती है, राइट, उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं मैम। मिस्टर चंद कपूर चंद, इनका सवाल है, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं? नींद ठीक से लेना जरूरी है पेशेंट्स को। अगर नींद ठीक से नहीं होती है तो उसकी वजह से होता है, आंखों पे ज्यादा तनाव आने की वजह से ककड़ी रहती है, उसको आंखों पे रखने से फायदा होता है। साथ में आप उसमें गिलोय का टैबलेट और मंजिष्ठा का टैबलेट लेने से फायदा होता है, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। और आंखों पे ककड़ी हर रोज सुबह शाम रखनी है 10-10 मिनट के लिए। और नींद ठीक से पूरी करनी है, स्क्रीन टाइम कम करना है। मैम आंवला का कुछ बेनिफिट हो सकता है इसमें? आंवला का भी बेनिफिट हो सकता है। गिलोय वैसे सभी इसमें आ जाती है ना, तो गिलोय से होता है। गिलोय, मंजिष्ठा, आंवला, ये तीनों चीजें काम कर सकती है। ओके फाइन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर सिंह, इनसे सवाल है, एसिडिटी में आंवला कैसे लेना है? एक सुबह एक शाम खाने से पहले। ओके फाइन। सो और कुछ सवाल होंगे दोस्तों आपके, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करिए, बिकॉज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट टाइम। सो नेक्स्ट सवाल आता है मैम रंजना दिवाकर, इनसे, फॉर आई कैटरैक्ट प्रॉब्लम व्हाट प्रोडक्ट सजेस्ट? आई कैटरैक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं? कैटरेक्ट एकदम शुरुआत के दौर में है तो आंवला के टैबलेट से फायदा हो सकता है, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। गोमूत्र, अगर गर्मी नहीं है तो सुबह एक गोली ले सकते हैं गोमूत्र की। ओके ओके फाइन। पर शुरुआत के दौर में ही होता है, अगर वो पक गया है तो नहीं कर सकते कुछ। ओके। सो रंजनाला जी, आपको एग्जैक्टली सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच बापूती, इन्होंने सवाल पूछा है, एलोविन काम क्या क्या करता है और कौन कौन से टाइम लेना है? एलोविन 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 का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है और उसे कैसे यूज कर सकते हैं? एलोविन एक सुबह एक शाम खाली पेट ले सकते हैं। एलोविन से डाइजेशन अच्छा होता है, पेट साफ रहता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है वो। साथ ही में टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। लीवर के प्रॉब्लम में उसका फायदा ज्यादा होता है, जैसे फैटी लीवर है, लीवर नेक्रोसिस, लीवर सिरोसिस है, उसमें उसका फायदा होता है। एसिडिटी वगैरह में भी आंवला और एलोवेरा एक साथ लिए तो फायदा होता है। ओके फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिस्टर राम नरेश, इन्होंने पूछा है, और सेम सवाल राहुल जी इन्होंने भी पूछा है, स्किन सोराइसिस में क्या लेना चाहिए? नीम और मंजिष्ठा का टैबलेट हम लोग सजेस्ट करते हैं, एक सुबह एक दोपहर एक शाम खाने के बाद। तो सोरियासिस ऐसी बीमारी है ना कि वो एक एक साल लग जाता है उसको ठीक करने में। और एंटी वापस आने की चांसेस भी उसके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो उसको परहेज का, सब चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, तभी फायदा होता है।
ओके, सो होप राहुल जी और राम नरेश जी आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं मैम। मिस्टर अश्विन पनीलिया इन्होंने सवाल पूछा है, प्रोएच प्रोडक्ट कैसे लेना है और कम से कम कितने साल के लोग ले सकते हैं? रोएज सुबह गोली, एक गोली के मात्रा से ले सकते हैं। आप 12 साल के बाद ले सकते हो। सुबह शाम एक एक इस मात्रा में ले सकते हैं। ओके ओके, सो होप मिस्टर अश्विन जी आपको क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों, और कुछ सवाल होंगे तो जल्द से जल्द पूछिए। सो वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट टाइम। आपके कुछ सवाल अगर मिस हो गए होंगे पूछने के लिए तो प्लीज वो आप फिर से मेंशन कर सकते हैं। सो होप, मुझे लगता है कि सारे सवाल खत्म हो गए हैं आज के लिए। सो होप दोस्तों, और कुछ सवाल होंगे तो आप जल्द से जल्द चैट बॉक्स में पूछिए। सो अगर अगले 5 मिनट में कुछ सवाल आते हैं तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और अदरवाइज हम इसे आज के लिए कंक्लूड करते हैं। सो होप राहुल जी, आप आपका जो सवाल है वो क्लियर हो चुका है सोराइसिस के ऊपर। सो अगर फिर भी कुछ आपका सवाल है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए। मिस्टर राहुल जी, आपने जो सवाल पूछा है सोराइसिस, इसको इसके ऊपर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रिस्क्रिप्शन मिल चुका है। तो इन केस और कुछ है सवाल तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर सकते हैं। सो होप दोस्तों, मुझे लगता है कि सारे सवाल कवर अप हो चुके हैं। सो वक्त होता है आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मानसी मैम फॉर योर वैल्यूबल नॉलेज एंड फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू। सो जल्द हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन मैम। यस, बाय। यस, बाय बाय मैम। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर आज हम रुकते हैं। अगले प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हम जल्द मिलते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। सी यू सून।